तो इसमें क्या होता है कि इनफाइनाइट पे कोई ऑब्जेक्ट होगा, और याद करो इनफाइनाइट वाले ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ बनता था, तो फोकस पे या फोकल प्लेन में, फोकल प्लेन में। तो ऐसे हम लोग देख रहे हैं ये फोकल प्लेन में इमेज के बनने को, और यदि ये इमेज यहाँ जो बन रहा है इनफाइनाइट से आने वाले ऑब्जेक्ट का, और यदि वो एफ ऑब्जेक्टिव, ये ऑब्जेक्टिव इस तरह भी होगा ऑब्जेक्टिव, और ये आईपीस, ये हो जाएगा पाइप लेंथ। तो इसका इमेज हो सकता है ऐसे, देखें आते हुए, तो यहाँ कहीं फाइनल इमेज बनेगा। अब मैग्निफिकेशन में कहानी क्या बनता था, मैग्निफिकेशन हम लोगों ने डिफाइन किया था थीटा बाई थीटा नॉट, जहां पर थीटा नॉट क्या था कि जब 25 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट रखते थे तो आंखों पे बनने वाला था, लेकिन मंगल ग्रह को आप देख रहे हो टेलीस्कोप से, उसको 25 सेंटीमीटर पे तो नहीं रख सकते। तो थीटा नॉट होगा वो एंगल जो ऑब्जेक्ट डायरेक्ट अर्थ पे बनाएगा, थीटा नॉट होगा। नहीं, ऑब्जेक्ट की तरफ ऑब्जेक्टिव आता है, ठीक ना, और आई के पास आई पीस आता है। चेक करो, आई कहां पर रखोगे, इस लेंस के बगल में ना, आई के बगल में आई पीस और ऑब्जेक्ट के बगल में ऑब्जेक्टिव, ऐसे नाम याद रखो। थीटा नॉट क्या होगा, एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट ऑन आई, एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट ऑन आई। और थीटा क्या होगा, एंगल सबटेंडेड बाय फाइनल इमेज ऑन आई और आई पीस। थीटा एंगल सबटेंडेड बाय फाइनल इमेज ऑन आई और आई पीस। अब यहाँ चेक करिए मैग्नीफाइंग पावर थीटा अपॉन थीटा नॉट, थीटा नॉट क्या है, एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट ऑन आई, और थीटा क्या है, एंगल सबटेंडेड बाय फाइनल इमेज ऑन आई और आई पीस। अब फिर से एक बार सोचो, जब हम बात करते थे माइक्रोस्कोप की, तो थीटा नॉट होता था ऑब्जेक्ट का आंखों पे बना एंगल जब 25 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट हो, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन पे। लेकिन यहाँ जो है टेलीस्कोप है, आप बड़े ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं या बहुत दूर के ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, तो उसको 25 सेंटीमीटर पे रख के कितना एंगल आएगा थीटा नॉट, वो तो हमें एक तो 25 सेंटीमीटर पे रख नहीं सकते, और बहुत नजदीक मैं चला भी जाऊं तो वो एंगल कितना बनता है ये मुझे पता कैसे चलेगा। इसका मतलब है उसके बदले यहाँ मैग्नीफाइंग की बात कर रहे हैं। तो यदि आप मून को देखते हो तो मून अर्थ पे जितना एंगल बनाएगा वही इस लेंस पे एंगल बनाएगा, वो थीटा नॉट कहलाएगा, एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ या ऑन आई या और ऑब्जेक्टिव। और फाइनल इमेज जो बनाएगा आंख पे, तो फाइनल इमेज आंख पे बनाए या आई पीस पे बनाए, वो होगा थीटा। अब यहाँ पर यदि मैं मैग्नीफाइंग पावर को कैलकुलेट करता हूँ, तो कैलकुलेट करने के लिए क्या तरीका, ये टेन थीटा अपॉन टेन थीटा नॉट, टेन थीटा अपॉन टेन थीटा नॉट, यहाँ देखिए थीटा नॉट इधर भी दिख जाएगा और थीटा आपको यहाँ दिखेगा फाइनली में जो एंगल पे लेंस पे बना रहा है। अब ये जो है ये तो कहलाएगा यू ई, आई पीस वाला यू, और ये एफ ऑब्जेक्टिव का ओ है, तो एल क्या हो जाएगा, एफ ओ प्लस यू, पाइप का लेंथ। और अब हम यदि टेन थीटा बाई टेन थीटा नॉट लिखना चाहते हैं, तो देखिए मैग्नीफाइंग पावर थीटा अपॉन थीटा नॉट, टेन थीटा अपॉन टेन थीटा नॉट, ध्यान से देखिएगा,
H1 अपॉन, यहाँ जो है H1 पहला इमेज, H1 अपॉन tan थीटा UE और H1 अपॉन F नॉट। ये क्या आ गया? F नॉट बाई UE। F नॉट बाई UE आ गया मैग्नीफाइंग पावर, मैग्नीफाइंग पावर आ गया F नॉट बाई UE। इन्हें ध्यान रखते हैं, F नॉट बाई UE आ गया मैग्नीफाइंग पावर। अब इसके दो केस हमें सोचना होगा। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आप tan थीटा ये भी लिख सकते हैं, दो तरह से लिखा जा सकता है। H2 अपॉन VE, यहां से यहां तक होगा VE, और ये H2 अपॉन VE लिख सकते हैं, या H1 अपॉन UE लिख सकते हैं। tan थीटा दोनों लिखा जा सकता है। H2 अपॉन VE जो होगा वो किसके बराबर होगा? H1 अपॉन UE के बराबर होगा, H1 अपॉन UE के बराबर होगा। H2 अपॉन VE, H1 अपॉन UE। अब यदि आप इसके भी दो केस करें, तो दो केस कौन से थे? केस 1 फॉर अनस्ट्रेन्ड आई और नॉर्मल आई। नॉर्मल आई, फाइनल इमेज इज एट इनफाइनाइट। यदि फाइनल इमेज इनफाइनाइट पे देख रहे हो, इसका मतलब UE किसके बराबर हो जाएगा? FE के बराबर, क्योंकि V हो गया है इनफाइनाइट। तो इससे हमें ये पता चल गया कि जो मैग्नीफाइंग पावर होगा, जो तो FO बाई UE था, वो उसके बदले क्या लिख देंगे? FO बाई FE। तो आपको 10 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर वाले दो दे दिए जाए कन्वेक्स लेंस, तो मैग्नीफाइंग पावर बड़ा हो, इसके लिए कौन सा फोकल लेंथ बड़ा होना पड़ेगा? F नॉट बड़ा होना पड़ेगा या FE? F नॉट। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप और एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप दोनों में ध्यान दीजिएगा, माइक्रोस्कोप में F नॉट छोटा लेते थे जिससे ब्राइट इमेज बने, और जबकि टेलीस्कोप में F नॉट बड़ा लेंगे जिससे मैग्नीफाइंग पावर बड़ा आए। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में याद करो ना क्या लिखते थे? V नॉट बाई U नॉट D बाई FE, और V नॉट बाई U नॉट को लिख दिया था एक खास कंडीशन में L बाई F नॉट D बाई FE। इसमें दोनों नीचे था, दोनों नीचे था, तो ये माइक्रोस्कोप के लिए था, कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लिए था। तो यहाँ मैग्नीफाइंग पावर पे तो कोई असर पड़ने ही वाला नहीं था। तो हम लोगों ने क्या कहा था कि इन दोनों में ये जो ऑब्जेक्टिव है और ये आईपीस है, तो ऑब्जेक्टिव का जो फोकल लेंथ है उसके बगल में जो हम ऑब्जेक्ट रख रहे हैं, हम चाहते हैं कि वो नजदीक रहे लेंस के। तो फॉर ब्राइट इमेज के लिए क्या करना होगा? F नॉट को, ये जो F नॉट होता है, ये F नॉट शुड बी स्मॉलर, F नॉट शुड बी लेस देन FE। F नॉट FE से छोटा क्यों? क्योंकि दो ही ऑप्शन है ना मेरे पास, तो दोनों में से कोई एक तो यूज करना पड़ेगा F नॉट के लिए। F नॉट शुड बी लेस देन FE। सोचो यदि FE बड़ा वाला हम ले लेते राइट साइड ऑब्जेक्ट के पास, तो उसके फोकस के बाहर मुझे रखना है ऑब्जेक्ट, तो फोकस के बाहर रखेंगे तो लेंस से तो दूर रहेगा, तो वहां से कम रोशनी कलेक्ट करेगा ऑब्जेक्टिव, और ऑब्जेक्टिव कम कलेक्ट करेगा तो मेरे आंखों तक जो पहुंचेगा वो भी कम रोशनी होगा, इंटेंसिटी ब्राइटनेस क्या हो जाएगी? कम। तो हम क्या लेते हैं? मैग्नीफाइंग पावर पे कोई अंतर नहीं पड़ना, कौन छोटा कौन बड़ा, ब्राइटनेस पे अंतर पड़ेगा। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में हम लोग क्या कर रहे हैं? छोटा रख रहे हैं FO, ऑब्जेक्टिव के फोकल लेंथ को, टू गेट ब्राइटर इमेज। और जब टेलीस्कोप की बात करते हैं तो F नॉट मैग्नीफाइंग पावर में न्यूमरेटर में है और FE डिनोमिनेटर में। तो F नॉट बढ़ा लेंगे तो मैग्नीफाइंग पावर ज्यादा मिलेगा, तो इसलिए F नॉट बढ़ा लेते हैं। तो ये पॉइंट थोड़ा सा आप सेट कर लीजिए अपने सोच में कि ब्राइट इमेज के लिए, तो आप यहाँ इस चीज को ध्यान रखिएगा, फॉर एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप
for astronomical telescope, f naught should be greater than fe to get higher magnifying power. But for compound microscope, f naught should be less than fe to get brighter image. तो ये पॉइंट ध्यान रखिए, एक तो फॉर्मूला भी याद रखना है, साथ में ये पॉइंट अलग से ध्यान रख लीजिए। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में एफ नॉट एफ दोनों डिनोमिनेटर में आ गए थे, तो उसमें मैग्नीफाइंग पावर में कोई अंतर नहीं पड़ना किसको पहले ले किसको बाद में, लेकिन ब्राइटर इमेज चाहिए तो एफ नॉट को छोटा रखना होगा। केस 2 अभी भी बाकी है। केस 2 क्या कहता था? फॉर स्ट्रेन्ड आई। तो फॉर स्ट्रेन्ड आई के लिए क्या था? फाइनल इमेज इज एट डी 25 सेंटीमीटर, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन। Final image for a strained eye, final image is at d equals to 25 centimeter, least distance of clear vision. अब यदि यहां पर हम लोग चेक करें कि ये जो हमने देखा था, यहाँ ऑब्जेक्ट बना था H1, यहाँ बना था उसका इमेज H2, ये था UE और ये था VE, यही था ना, और इधर से इनफाइनाइट से आ रहा था, इनफाइनाइट पे ऑब्जेक्ट था। तो यहाँ हम चाहते हैं फाइनल इमेज कितने डिस्टेंस पे? D, 1/v minus 1/u equals to 1/f, 1/ minus D minus 1/ minus u equals to 1/ plus f, कौन सा? आई पीस वाला, और u कौन सा? आई पीस वाला। तो यहाँ से 1/ue हो गया 1/fe plus 1/d, जो आता था d plus fe by dfe। तो ue यहाँ से हमें पता चल गया dfe by d plus fe, जो पहले भी लिख चुके हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप में भी ue। और हम चाहते किसको है? ध्यान से देखिएगा, मैग्नीफाइंग पावर क्या था? एफ नॉट बाई यूई। तो ध्यान से देखिए, 1/ue आपके पास था 1/fe प्लस 1/d। तो एफ नॉट से दोनों तरफ यदि डिवाइड कर दें तो क्या हो जाएगा? एफ नॉट बाई fe प्लस एफ नॉट बाई डी, एफ नॉट बाई fe प्लस एफ नॉट बाई डी। तो ध्यान से देखिए, ये पहले जितना आया था मैग्नीफाइंग पावर उससे ज्यादा है या नहीं? पहले कितना आया था? एफ नॉट बाई फी। अब कितना आया है? एफ नॉट बाई एफ प्लस एफ नॉट बाई डी। तो पहले से ज्यादा आया, इसका मतलब है हमने स्ट्रेन लिया वो फायदेमंद रहा। क्यों? क्योंकि पहले जितना आता था उससे ज्यादा हम मैग्नीफाइंग पावर यहाँ देख रहे हैं। एफ नॉट बाई एफ में कुछ ऐड किया है प्लस एफ नॉट बाई डी। और पाइप का लेंथ की यदि मैं बात करूंगा तो पाइप का लेंथ जो एल देखते थे वो क्या देखते थे? एफ नॉट प्लस यूई। तो एफ नॉट प्लस डी एफ ई बाई डी प्लस एफ ई, डी एफ ई बाई डी प्लस एफ, डी एफ ई बाई डी प्लस एफ।
एक बार यदि आपको मैं फिर से याद दिलाऊं, जब आप कहते हो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, और एक कह रहे थे कंपाउंड माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, तो इसके लिए हमने देखा था एफ नॉट इज ग्रेटर देन एफ ई, और इसके लिए देखा था एफ नॉट इज लेस देन एफ ई। फिर हमने मैग्नीफाइंग पावर की बात की, तो ये एफ नॉट बाई यू ई, मैग्नीफाइंग पावर था एम ऑब्जेक्टिव इंटू एम आई पी, जो हो जाता था वी नॉट बाई यू नॉट डी बाई यू ई, ऐसा कुछ याद आ रहा है मुझे। अब इसमें दो केस होते थे, केस वन नॉर्मल आई, नॉर्मल आई, इसमें मैग्नीफाइंग पावर हो गया एफ नॉट बाई एफ, यहाँ भी हो गया केस वन नॉर्मल आई, मैग्नीफाइंग पावर हो गया वी नॉट बाई यू नॉट इंटू डी बाई एफ। केस और पाइप का लेंथ, पाइप का लेंथ आ गया L इक्वल्स टू एफ नॉट प्लस यू ई, एफ नॉट प्लस एफ ई, इस वाले में भी पाइप का लेंथ लिखते एफ नॉट प्लस यू ई, यहाँ पाइप का लेंथ लिखेंगे वी नॉट प्लस यू ई, इस वाले केस में पाइप का लिखेंगे वी नॉट प्लस एफ ई। अब बात आता है केस टू, केस टू स्ट्रेन्ड आई, स्ट्रेन्ड आई, केस टू स्ट्रेन्ड आई, तो स्ट्रेन्ड आई के लिए क्या हो जाएगा, मैग्नीफाइंग पावर एफ नॉट बाई एफ ई प्लस एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के लिए एफ नॉट बाई डी, जबकि मैग्नीफाइंग पावर दूसरे केस में क्या हो जाता था, वी नॉट बाई यू नॉट इंटू डी बाई एफ ई प्लस वन, याद करिएगा। और पाइप का लेंथ जो हो जाता, ये हो जाता एफ नॉट प्लस डी एफ ई बाई डी प्लस एफ ई, ये एल क्या हो जाता था, इसमें भी हो जाता था ये वी नॉट प्लस डी एफ ई बाई डी प्लस एफ ई। तो आपको ये सारे जो हैं एक साथ दिमाग में रखने पड़ेंगे यदि चाहते हो मैग्नीफाइंग पावर वाले क्वेश्चन सही करें। एक सिंपल माइक्रोस्कोप हुआ करता था, सिंपल माइक्रोस्कोप, मैग्नीफाइंग पावर आ गया था डी बाई यू, मैग्नीफाइंग पावर हो गया था डी बाई एफ ई नॉर्मल आई के लिए, मैग्नीफाइंग पावर हो गया था डी बाई एफ ई प्लस वन स्ट्रेन्ड आई के लिए। सिंपल माइक्रोस्कोप में मैग्नीफाइंग पावर, फिर केस वन नॉर्मल आई, फिर केस टू स्ट्रेन्ड आई, डी बाई एफ ई प्लस वन। फिर से यदि लिखना चाहूं तो वहां ध्यान दीजिएगा, सिंपल माइक्रोस्कोप, मैग्नीफाइंग पावर डी बाई यू, डी बाई एफ ई या डी बाई एफ ई प्लस वन, फॉर नॉर्मल आई, फॉर स्ट्रेन्ड आई। ठीक है, अच्छा सोचो, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप जो था उसमें उल्टा इमेज बन रहा था, और कंपाउंड माइक्रोस्कोप में भी उल्टा इमेज बन रहा था। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखेंगे किसको, जो आंखों से नेकेड आई से दिखता नहीं है, सेल को। तो जिसको कभी सीधा हमने देखा ही नहीं, उसको मैं उल्टा भी देखूंगा तो क्या फर्क पड़ता है। और यदि मैं मंगल ग्रह का देख रहा हूँ एक इमेज, तो सीधा या उल्टा का फर्क क्या पड़ता है, नजदीक से तो मैंने कभी देखा भी नहीं। लेकिन यदि मैं दूर के ऑब्जेक्ट को एक टेलीस्कोप से देखूं तो उसे कहते हैं टेरिस्टेरियल टेलीस्कोप। कुतुब मीनार को मैं देख रहा हूँ,
और यदि एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप यूज करूंगा तो उल्टा बनेगा कुतुब मीनार, तो अच्छा नहीं लगेगा। तो क्या किया जाए? तो उसके लिए क्या किया गया है, टेरिस्टेरियल टेलीस्कोप के लिए क्या किया गया है, ध्यान से देखिएगा। जैसे ऑब्जेक्टिव होता था, एक ऑब्जेक्टिव के बाद हमने एक लेंस यूज कर लिया ऐसे ही टाइम पास में, और एक आईपीस होगा। ऑब्जेक्टिव आईपीस तो वैसे ही होगा, तो जैसे इनफाइनाइट वाले का इमेज हमने बनते देखा फोकल प्लेन में, ध्यान से देखना, यहां पर मैंने इमेज बनते देखा I1। यदि ये इस f के हिसाब से 2f पे हो, तो ये इसका इमेज आगे 2f पे बना देगा और ये ऐसे बना देगा। और यदि ये अगले वाले लेंस के फोकस के भीतर आ जाए, आईपीस के, तो ये इसका इमेज यहां कहीं बना देगा, आई फाइनल। अब फाइनल इमेज जो बना, वो फाइनल इमेज कैसा बनेगा, सीधा बनेगा। तो यदि हमने बीच में केवल एक लेंस यूज कर दिया जिसने मैग्निफिकेशन में कोई काम नहीं आया, इसका मैग्निफिकेशन 1, क्योंकि 2f पे जो ऑब्जेक्ट रहता है वो सेम साइज का बनाता है, तो मैग्निफिकेशन का जो वैल्यू आ रहा है वो 1 मैग्नीट्यूड। तो ये मैग्नीफाई करने का काम नहीं कर रहा, मैग्नीफाई करने का काम वही कर रहा था। तो मैग्नीफाइंग पावर की जो बात करेंगे वो d बाई यू अब भी वैलिड रहेगा। इसका पहला केस मैग्नीफाइंग पावर, सॉरी, एफ नॉट बाई यू वैसा ही रहेगा, ये हो जाएगा एफ नॉट बाई एफ ई, और दूसरे केस में हो जाएगा मैग्नीफाइंग पावर एफ नॉट बाई एफ ई प्लस डी बाई एफ ई। केवल पाइप के लेंथ में एक एक्स्ट्रा ऐड होने वाला है 4f। तो पाइप का लेंथ जो होगा वो होगा एफ नॉट प्लस 4f प्लस यूई। पाइप के लेंथ में ये 4f एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा। तो पहले वाले केस में यदि पाइप का लेंथ देखेंगे एफ नॉट प्लस 4f प्लस एफ यूई, दूसरे वाले केस में एफ नॉट प्लस 4f प्लस एफ ई, और तीसरे वाले केस में एफ नॉट प्लस 4f प्लस डी एफ ई बाई डी प्लस एफ ई। इनमें यदि कहीं कोई कंफ्यूजन हो तो बताएं। यहाँ में कोई कंफ्यूजन? आगे चेक करते हैं ह्यूमन आई। अब ह्यूमन आई के लिए देखिएगा, डिफेक्ट्स पहला होता है हाइपर मेट्रोपिया, लॉन्ग साइटेडनेस। ध्यान से देखिएगा, नाम के साथ याद रखिएगा, ये लंबा नाम है, लॉन्ग साइटेडनेस, हाइपर मेट्रोपिया। तो लॉन्ग साइटेडनेस का मतलब है दूर के ऑब्जेक्ट को बड़े आराम से ये देख पाता है, लॉन्ग साइटेड पर्सन। हाइपरमेट्रोपिया है, इसका मतलब लॉन्ग साइटेड पर्सन, दूर के चीजों को देख सकता है।
लेकिन नजदीक के चीजों को नहीं देख पाता। मीन्स इसके आंखों की यदि मैं बात करूंगा लॉन्ग से, यदि इनफाइनाइट पे कोई ऑब्जेक्ट है, इनफाइनाइट पे ऑब्जेक्ट होगा तो उसका इमेज रेटिना पे बन जाता है। यहाँ है रेटिना और ये है आई लेंस, आई लेंस। तो इनफाइनाइट वाले ऑब्जेक्ट का इमेज तो बन गया, लेकिन परेशानी कहाँ आ रही है, यदि नजदीक में कोई ऑब्जेक्ट है तो उसका इमेज लॉन्ग, ध्यान रखिएगा लॉन्ग, वो रेटिना से आगे बनता है, लॉन्ग साइटेड से, आपको ये याद रखना। तो रेटिना पे यदि फोकस नहीं हो पा रहा है तो ये ब्रेन उसे इमेज को रीड नहीं कर पाएगा। रेटिना पे फोकस होता, रेटिना पे कन्वर्ज होती लाइट, तो इमेज ब्रेन फील कर पाता। तो लॉन्ग, इस डायग्राम को देख के आपको चुनना होता है कि ये लॉन्ग साइटेड पर्सन का के लिए डायग्राम, आई लेंस, और ये आई लेंस पीछे रेटिना होता उससे दूर चला आया। तो आपको कई बार चित्र देख के ये पता करना होता है कि ये डायग्राम किस डिफेक्ट के लिए है। तो लॉन्ग से ध्यान रखिए ना, दूर चला गया होगा, रेटिना पे नहीं रहा। नाम भी है हाइपरमेट्रोपिया। लॉन्ग साइटेड का मतलब लॉन्ग, दूर वाला दिखेगा, तो नजदीक वाले ऑब्जेक्ट का ये लफड़ा है। अब इस लफड़ा, इस समस्या को दूर करना चाहते हैं तो कैसे दूर करेंगे, ध्यान से देखिए। यहां पर एक एग्जाम्पल में कहा गया है, ए लॉन्ग साइटेड पर्सन कैन नॉट सी clearly when object is present closer than distance L from his eye. A long-sighted person find power of corrective lens used by him. Find power of corrective lens used by him. A long-sighted person cannot see clearly when object is present closer than distance L from his eye. Find power of corrective lens used by him. Find power of corrective lens used by him. अब हमने क्या देखा, इस आदमी की समस्या जो है वो ये है कि L डिस्टेंस कहीं पर सोचो, उस डिस्टेंस से नजदीक यदि कोई ऑब्जेक्ट है तो नहीं दिखता, तभी तो हमने इसे क्या कहा, लॉन्ग साइटेड पर्सन। अच्छा एक काम करो, यदि मैं इस लाइन को एक्सटेंड होते देखता हूं तो ये इनफाइनाइट से यहां तक तो देख पाता है, और ध्यान देना जो डी है, इस डी से भीतर देखने की तो कोई आवश्यकता ही नहीं है, तो बचा कौन, डी और एल वाला जो पॉइंट दिख रहा है, इनके बीच की कहानी में लफड़ा है, फील करो। तो हम ये तो जानते हैं ना कि एल से क्लोजर नहीं देख पाता, एल वाला तो देख पाएगा ना। हम यदि इसके आंखों की समस्या को दूर करना चाहते हैं
ऐसा करते हैं कि ऑब्जेक्ट यदि रखा हुआ है डी डिस्टेंस पे, वो भी उसे दिखने लगे, इसकी व्यवस्था कर देते हैं। तो ऑब्जेक्ट डी पे रखा हो और उसका इमेज यदि यहाँ आई पर बन जाए, ऐसा यदि कोई हम यहाँ लेंस यूज कर दें, तो ये करेक्टिव लेंस हो गया। और करेक्टिव लेंस के लिए आप जो पावर लिखते थे, वो पावर कैसे लिखते थे? 1/f, वो हो जाता था 1/v माइनस 1/u। v के बदले ध्यान से देखिएगा, v के बदले मैंने यूज किया है माइनस v, इमेज जो बना है माइनस l, या ये d डैश कर देता हूं, l के बदले मैं ये d डैश। ये नया वाला उसके पास आ जाता है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन, मतलब l हो जाता है उसका नया लीस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन। जबकि पहले लीस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन कितना था? 25, लेकिन वो शिफ्ट हो गया है, एल हो गया है नया लिस्ट। तो हम पुराने वाले लिस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन पे जो ऑब्जेक्ट होगा उसको 25 पे भेज देंगे, अब 25 वाले को भेज देंगे डी डैश पे, एल पे। तो ये 1 बाई माइनस डी डैश माइनस 1 बाई माइनस डी, और चेक करिए यदि देखते हैं तो 1 बाई डी माइनस 1 बाई डी डैश, ये आ जाएगा डी डैश माइनस डी अपॉन डी डी डैश। सारे जो वैल्यू होंगे वो किस में यूज करिएगा? मीटर में, तो डायोप्टर में यूनिट आ जाएगा। तो आपने करेक्टिव लेंस का पावर कैसे पता किया? कि नया जो ये जो डिफेक्ट वाला लॉन्ग डिस्टेंस लॉन्ग साइटेड पर्सन का नया है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन, उसे डी डैश कह दिया, और पहले जो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन था वो डी था। तो क्या फॉर्मूला याद रखना है हमें पावर के लिए करेक्टिव लेंस के? डी डैश और डी में कौन बड़ा होगा? डी डैश, तो डी डैश माइनस डी अपॉन डी डी डैश। और वो आपने कॉन्वेक्स में लेंस यूज किया है तो पॉजिटिव वैल्यू तो चाहिए ही ना, डी डैश माइनस डी अपॉन डी डी डैश सारे मीटर में आप पुटअप कर दीजिए। ध्यान से देखिए एग्जाम्पल में, अच्छा मैं पेज पलटू क्या? एग्जाम्पल में मैं न्यूमेरिक देता हूं, ए लॉन्ग साइटेड पर्सन कैन नॉट सी clearly when object is present closer than 2 meters from his eye. Find power of his corrective lens. Find power of his corrective lens. तो हमने क्या करना है? सॉल्व करते वक्त दिमाग में क्या लाते हैं? न्यू लिस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन। ये डी डैश, और डी डैश कितना आ गया है? 2 मीटर, और डी हम जानते हैं 25 सेंटीमीटर, 1/4 मीटर। तो पावर ऑफ करेक्टिव लेंस क्या था? डी डैश माइनस डी अपॉन डी इंटू डी डैश, 2 माइनस 1/4 अपॉन 2 इंटू 1/4, 7/2, 3.5, और यूनिट बोल देंगे डायोप्टर। और ये प्लस बताता है कि कैसा लेंस होगा? कन्वेक्स लेंस। प्लस बताता है कि कन्वेक्स लेंस होगा। तो लॉन्ग साइटेड पर्सन के डिफेक्ट को क्योर करने के लिए
कैसा लेंस चाहिए हमें? कॉन्वेक्स लेंस चाहिए, याद रखिए। एग्जाम्पल देखिए, इफ न्यू least distance of clear vision, least distance of clear vision is least distance of clear vision is new least distance of clear vision is 1 meter. Then find power of corrective lens used. तो हम लोग पावर के लिए फॉर्मूला देखते हैं, d डैश माइनस d अपॉन d इंटू d डैश, 1 माइनस 1/4 अपॉन 1 इंटू 1/4, कितना आ गया? 3 डायोप्टर, ठीक ना? तो ये इस तरह के क्वेश्चन बन जाएंगे सारे, और पॉजिटिव चाहिए, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं, यहाँ तक पहुंच गए कोई? ये ओके ओके। अब देखो, यदि हम बात करते हैं दूसरे आई डिफेक्ट की, तो छोटा नाम है मायोपिया, शॉर्ट, छोटा नाम शॉर्ट साइटेडनेस। तो शॉर्ट साइटेडनेस छोटा जो हुआ, मायोपिया शॉर्ट, छोटा, शॉर्ट साइटेडनेस। इसकी क्या समस्या है कि नजदीक की चीजें तो इसे दिखती हैं, शॉर्ट साइटेड पर्सन हम कहते हैं, ये नहीं कहते कि शॉर्ट साइटेडनेस इसकी समस्या है, हम कहते हैं कि ए पर्सन इज शॉर्ट साइटेड, मींस ही कैन सी ऑब्जेक्ट व्हिच इज प्रेजेंट नियर हिज आई लेंस, लेकिन इनफाइनाइट वाली चीजों को वो क्लियर नहीं देख पाता। तो इसमें क्या होगा कि आई डिफेक्ट को पहचानोगे कैसे? इस डायग्राम से ध्यान से देखिए, आई लेंस, ये रेटिना, इनफाइनाइट नहीं दिखता ना, इनफाइनाइट वाला पहुंच ही नहीं पाता है, पहले ही फोकस हो जाता है, तो पहले ही फोकस हो गया तो नहीं दिखना था, नहीं दिखा, रेटिना से पहले। तो डायग्राम देख के चुनना है आपको, तो डायग्राम देख के आप ऐसे चुन सकते हैं कि ये जो है शॉर्ट साइटेड पर्सन का डायग्राम, इनफाइनाइट इसे नहीं दिखा। एग्जाम्पल से कंसेप्ट फॉर्मूले तक पहुंचते हैं। ए शॉर्ट साइटेड पर्सन कैन नॉट सी clearly when object is placed beyond length L from his eye। मतलब find power of corrective lens। तो हमने क्या देखा कि ये एक खास डिस्टेंस से दूर के ऑब्जेक्ट नहीं देख पाता, ये L। इसका मतलब हम तो चाहते हैं कि ये इस दूर के सारी चीजों को देखे, तो इसे नहीं दिख रहा। तो क्या करते हैं, टेंशन इनफाइनाइट वाले का लेते हैं, यदि इनफाइनाइट वाला दिखने लगेगा तो बाकी तो सब दिखने ही लगेगा। तो इनफाइनाइट वाला कब दिखेगा? यदि इनफाइनाइट वाला ऑब्जेक्ट का इमेज हम यहाँ बना दें एल पे, तो वो आंखों को दिख जाएगा फिर। तो इनफाइनाइट वाले का इमेज यहाँ बने, इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा?
ऐसा एक लेंस यूज करना पड़ेगा। और हम जानते हैं कि इसका इमेज जो है ऐसे आप देखते हो, मतलब आंखों को क्या लगेगा कि कहां से आ रहा है रेस, एल डिस्टेंस से आ रहा है, जबकि आ रहा था इनफाइनाइट से, लेकिन आंखों को लगेगा कि एल से आ रहा है। और यदि एल से आ रहा है तब तो रेटिना पे बनेगा ही, तो दिख जाएगा। इनफाइनाइट से आ रहा था, लेकिन वो रेज के कॉनकेव मिरर पे, कॉनकेव लेंस पे मुड़ने के बाद आई लेंस को ऐसा लगा जैसे वेल डिस्टेंस से आ रहा है। इनफाइनाइट वाला यदि आ गया दिखने में तो बाकी तो सारा ही है। यहाँ पर यही क्या होना चाहिए, ये फोकस होना चाहिए। इसका मतलब ये जो लेंथ है यही फोकल लेंथ हो जाना चाहिए। अरे पावर तो यही होता ना, पावर होता 1/f और f के बदले -l, तो -1/l। इसमें तो बड़ा आसान फॉर्मूला है कि जिस डिस्टेंस से आगे नहीं दिख पा रहा, इनफाइनाइट वाले को उस डिस्टेंस पे ला दिया हमने, उसके लिए कॉनकेव में लेंस यूज किया, तो पावर हो गया निगेटिव, पावर होगा -1/, वो जो डिस्टेंस आपने लिया है मीटर में बोल दो। जैसे ये फॉर्मूले की तरह यदि आप यूज करते हैं, तो एग्जांपल देखिए, ए शॉर्ट साइटेड person cannot see clearly beyond 2 meters from his eye. Find power of corrective lens used by him. तो हमने पावर कैसे लिख दिया, -1/2, -0.5 देगा। क्या ये समझ में आ गया? तो हम लोगों ने दो केसेस देखे, एक हाइपरमेट्रोपिया और एक मायोपिया, और तीसरा आ जाता है प्रेसबायोपिया। मतलब ये हो जाएगा हाइपर मेट्रोपिया प्लस मायोपिया। मतलब इसको दो चश्मे चाहिए, नजदीक वाला भी नहीं दिखता और दूर वाला भी नहीं दिखता। मुझे भी जाना है आंखों के डॉक्टर के पास, इसीलिए चश्मा हटा के बैठा हूं। अब इसकी समस्या क्या है, एक खास डिस्टेंस से नजदीक आ जाएगा वो भी नहीं दिखेगा, और एक खास डिस्टेंस से दूर वो भी नहीं दिखेगा। तो दो चश्मा चाहिए, ड्राइविंग के लिए अलग और पढ़ने के लिए अलग। या तो दो स्पेक्स यूज करो, और नहीं तो बाइफोकल लेंस। बाइफोकल लेंस, तो बाइफोकल क्यों? ऐसा लेंस जिसमें दो फोकस। यदि आप ये लेंस देख रहे हैं, यूज्ड इन स्पेक्स, तो सोचो ना, इसका आधा ये पढ़ने में काम आने वाला है, और ये दूर देखने में पढ़ने में काम आने वाला है, और दूर देखने में काम आने वाला है। अब ध्यान से देखना, शॉर्ट साइटेड पर्सन, उसकी क्या समस्या थी? शॉर्ट तो दिखता था, दूर का नहीं दिखता था। तो ये दूर देखने के लिए ऊपरी हिस्सा, ऊपरी हिस्सा किसके लिए होगा? दूर देखने के लिए। मतलब ये f<0 वाला होगा। और निचले वाला हिस्सा, नीचे का हिस्सा पास देखने के लिए।
पढ़ने के लिए। अब उसका क्या करोगे, उसके लिए क्या चाहिए, तो f ग्रेटर देन 0। अब बिना चश्मा के पहुंच गए होटल, मेन्यू देगा तो पता ही नहीं चलेगा कौन सा खाना किस प्राइस में। तुम तो ऐसे ही कह दो कि भाई कुछ भी लेते हो जो अच्छा बनता हो, बाद में पैसे का हिसाब करते रहेंगे कि कितने का था। तो बिना चश्मा के जीवन बड़ा कष्टमय हो जाएगा। जैसे चश्मा हटा लेने के बाद यदि क्लास में ज्यादा बच्चे हो तो मेरी सबसे बड़ी समस्या होती है कि मैं फेशियल एक्सप्रेशन रीड नहीं कर पाता। समझ में आया तो भी ठीक, नहीं समझ में आया तो भी ठीक। और यदि चश्मा लगाया हुआ हूँ बड़ा कष्ट, शक्ल देख के पता चलता रहता है नॉमसर हो गया। तो इसको या तो 2 चश्मा लेने के लिए कह दो, पैसा बचाना है तो एक चश्मे के फ्रेम में ही बाइफोकल ग्लास लगवा दो। मैंने भी बाइफोकल एक बार लगवा लिया, उसने पैसे ले लिए, उसने कहा कि ऐसा बाइफोकल बनाऊंगा जिसमें ये बीच वाला जो लाइन है वो भी नहीं आएगा। मैंने कहा हो सकता है कुछ अच्छा हो। तो आजकल टेक्निक थोड़ा डेवलप हो गया है, ग्लास का जो बनाता है तो उसमें वो एक पॉजिटिव वाला एक नेगेटिव वाला दे देता है। लेकिन मेरे समझ में नहीं आया। मैं केवल एक काम जरूर होता था, ड्राइविंग में कोई दिक्कत नहीं, पढ़ने के लिए मैं चश्मा हटा के रख देता था। अब देखना पड़ेगा एक बार ठीक से डॉक्टर से मिलके कि भाई क्या करूं, मैं तो 2 चश्मा बना के ट्राई करूंगा। बाइफोकल लेंस। अब इस समस्या का निदान यदि हो गया तो निदान के लिए फॉर्मूला वही लगाना है। एक तो तुम P1 लिखोगे d डैश माइनस d अपॉन d डैश d, और P2 लिखोगे -1/L। ये ग्रेटर देन 0, ये लेस देन 0। ये लेस देन 0 वाला यहाँ का फोकल लेंथ और पावर, और ये यहाँ का पावर। इनके लिए ये लिख लेना, यहाँ लिखते। तो कई बार तो चित्र बना के यही पूछ लेता है कि किस हिस्से में पावर पॉजिटिव होगा प्रेस बायोपिया पर्सन के चश्मे में और किस हिस्से का पावर नेगेटिव होगा। तो थोड़े ध्यान से सोच समझ के सुन लो। सोचो, जब 3 आपने देख लिए डिफेक्ट आई डिफेक्ट, तो चौथा एक है एस्टिग्मेटिज्म। और इसमें परेशानी क्या होती है वो देख लो पहले। 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ये जो ग्रिड है जैसा दिख रहा है, लेकिन जो एस्टिग्मेटिज्म वाले पर्सन होंगे उनकी समस्या क्या होगी, तो ऐसे दिखेगा। ये आर्क दिखने लगेगा। अब सोचते रहो कि ये टेढ़ा किसने कर दिया खिड़की में लगा रॉड। ये आपके आंखों की समस्या है, और इसके निदान के लिए क्या यूज करते हैं, सिलिंड्रिकल लेंस। करेक्टेड साइड हमें मिले इसके लिए सिलिंड्रिकल लेंस यूज किया जाता है। इस समस्या में क्या होता है कि आंख के लेंस पे अलग अलग पॉइंट पे जो पैरेलल रेज आ रही हैं, तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेज को एक पॉइंट पे फोकस होना चाहिए, वो एक पॉइंट पे फोकस नहीं हो पाता, उसके कारण ये ऐसा हो जाता है। तो हम इससे यदि बचने की सोच रहे हैं तो केवल इतना याद रखते हैं कि सिलिंड्रिकल लेंस यूज करने पर ऐसा हो सकता है कि ये ठीक ठाक। तो समस्याएं आई कौन कौन सा, लॉन्ग साइटेडनेस, शॉर्ट साइटेडनेस, प्रेस बायोपिया,
और ये एस्टिग्मेटिज्म। ठीक, तो यहां तक हम चले आए ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, ह्यूमन आई व्यू उसका एक पार्ट था। यहां देखिए एक टर्म आता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये इसके लिए कंडीशन है, पहला कि कंडीशन फॉर TIR, पहले तो ये सोचेंगे आखिर ये है क्या, और यदि है तो कब होता है। कंडीशन फॉर TIR, इंसिडेंट रे must be present in denser medium, और दूसरा होता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस I is greater than C, क्रिटिकल एंगल। ये तो दो शर्त हो गया। अब देखिए एक रेज को आते देखते हैं, किसी सरफेस पे नॉर्मल से एक एंगल पे, तो मान लो नीचे पानी है, तो पानी से जब एयर में जा रही होगी रेस, तो क्या होगा, टुवर्ड्स नॉर्मल या अवे फ्रॉम नॉर्मल, वाटर एयर। तो स्नेल्स लॉ क्या कहता है, ये I है और ये R है, म्यू साइन I इक्वल्स टू म्यू साइन R। तो जहां का म्यू ज्यादा होगा वहां का I कम होगा, और जहां का म्यू कम होगा वहां का I या R ज्यादा होगा। या इसको ऐसे लिख लो, म्यू1 साइन I1 इक्वल्स टू म्यू2 साइन I2। या इसको ऐसे लिख लो स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन से, म्यू1 I1 इक्वल्स टू म्यू2 I2, स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन। अब मुझे बताओ म्यू1 I1 इक्वल्स टू म्यू2 I2 की जब मैं बात करता हूं उस समय सोचो, दो प्रोडक्ट में डाटा है, तो एक बड़ा होगा तो दूसरा छोटा होना पड़ेगा प्रोडक्ट सेम रहने के लिए। तो जब रेयर मीडियम डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में ले जाएगी तो म्यू कम होगा, एंगल बढ़ेगा, एंगल बढ़ेगा मतलब नॉर्मल से दूर हटेगा, अवे फ्रॉम नॉर्मल। क्या ये याद रख सकते हैं? When light rays passed from denser to rarer, it will move away from the normal. और यदि लाइट रे पास थ्रू rarer to denser, then it will move towards the normal, क्योंकि म्यू बढ़ जाएगा, एंगल कम हो जाएगा। अब यहां देखो ध्यान से, पानी के भीतर से टॉर्च से रोशनी दिया, पानी के सरफेस पे आया, तो क्या दीपक पे हाथ रख के शपथ लेके कह सकते हो कि केवल रिफ्लेक्ट होगा, रिफ्लेक्ट नहीं होगा पानी सरफेस पे? नहीं कह सकते। तो यदि ये 100 जूल एनर्जी आया तो हो सकता है 80 जूल चला गया हो बाहर, लेकिन कुछ ना कुछ तो नीचे आया। तो यहां हम क्या कहेंगे कि इस रे के लिए इंटरनल रिफ्लेक्शन तो हो रहा है। एक काम करो,
एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाओ और एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ा करके ऐसा कर दो तो वो एंगल बढ़ेगा तो उधर वाला आर भी बढ़ेगा। म्यू तो फिक्स है ना, आई बढ़ाओगे तो उधर आर भी तो बढ़ना पड़ेगा। म्यू वन म्यू टू फिक्स है, आई वन बढ़ाओगे तो आर वन भी तो बढ़ेगा, तभी तो प्रोडक्ट फिक्स होगा। म्यू वन आई वन इक्वल टू म्यू टू आर टू। ठीक है। यदि रेयर से डेंसर में जाते वक्त म्यू जब फिक्स है, सेम है मीडियम, तो बढ़ते बढ़ते आर टेंस टू कितना हो गया है 90 डिग्री। तब जो एंगल है ना, इस एंगल के लिए एक खास नाम दिया गया सी, क्रिटिकल एंगल। अब बताओ क्या ये रिफ्रैक्शन अभी भी होगा या नहीं? तो रिफ्लेक्शन भी होगा रिफ्रैक्शन के साथ। क्रिटिकल एंगल सी रिफ्लेक्शन के लॉ को फॉलो करेगा। यहां भी आया होगा मान लो 100 जूल, तो ये 80 जूल यहाँ और 20 जूल यहाँ। अब बताओ कि यदि मैंने उससे ज्यादा एंगल पे इंसिडेंट होते देखा रेस, तो एंगल आर और बढ़ेगा, तो और बढ़ेगा तो अब कहां पहुंच गया? तो यहाँ रिफ्रैक्शन तो होना नहीं है। यदि ये 100 जूल है तो 100 जूल यहाँ आना पड़ेगा। ये कहलाएगा TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंस इन डेंसर मीडियम इज ग्रेटर देन critical angle, then the light gets 100% reflected from that particular surface। और ये इवेंट कब होता दिखता है? जब हम रेयर डेंसर से रेयर में भेज रहे हो रे को। क्योंकि रेयर से डेंसर में भेजेंगे तो वो नॉर्मल की तरफ मुड़ेगा, वो दूर हट के वापस कभी नहीं आ जाएगा, नॉर्मल की तरफ होता जाएगा। यदि डेंसर से रेयर जा रहा था तब ना नॉर्मल से हटते हटते वापस ही चला आया, ऐसा हम सोचे। या वापस ही चला आया ना सोचे तो ये सोचे कि अब और कोई पॉसिबल एंगल हमारे पास रिफ्रैक्शन का है नहीं, तो रिफ्रैक्शन के लॉ के हिसाब से अब कोई रे रिफ्रैक्ट नहीं हो रहा। नहीं हो रहा इसका मतलब 100% क्या हो रहा है? रिफ्लेक्ट हो रहा है। इसीलिए इसको नाम दे रहे हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब यहाँ बात आती है कि क्रिटिकल एंगल कैसे कैलकुलेट करें। तो ध्यान दीजिएगा कि फॉर सी, ध्यान दीजिएगा, म्यू डेंसर इंटू साइन सी इक्वल्स टू म्यू रेयर इंटू साइन 90। चेक करो तो राइट साइड में 90 होगा तभी ना, और दूसरी तरफ 90 हो तभी तो रिफ्रैक्ट एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 हो, तब जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है दैट इज क्रिटिकल। और क्रिटिकल एंगल दिखता किधर है? डेंसर की तरफ या रेयर की तरफ? तो साइन सी तुम्हें क्या दिखने लगा? म्यू रेयर बाय म्यू डेंसर। और इसमें कोई बहुत ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। मान लो ये स्नेल्स लॉ नहीं याद रहा, बाय स्नेल्स लॉ। तुम ये बताओ कि साइन थीटा का वैल्यू क्या 1 से बड़ा हो सकता है? इसका मतलब जो म्यू छोटा हो ऊपर रखो, जो म्यू बड़ा हो नीचे रखो, आप कैलकुलेट। साइन थीटा, तो यदि तुम्हारे सामने दो मीडियम दे दिया जाए, म्यू वन है 3 और म्यू टू है 2, और यहाँ क्रिटिकल एंगल के बारे में पूछा जाए तुमसे, तो साइन सी के टाइम पर ज्यादा अकल थोड़ी ना लगाएंगे। लेस देन वन का आइडिया से क्रिटिकल एंगल आप तुरंत लिख सकते हो। आप देखिए कि यहां पर है एक ग्लास का टुकड़ा तिकोना, और ये पानी में भी डूबा हुआ है। म्यू ग्लास में बता देता हूँ 3/2, म्यू वाटर बता देता हूँ 4/3। आप रे को आते देख रहे हैं ऐसे,
आपसे कहा जा रहा है find condition for theta such that the incident ray shown can not pass the surface PQ between glass and water. ये आपको थीटा के लिए कंडीशन बताने को कह रहा है। थीटा का कंडीशन क्या हो, ये जो रेज है ये क्रॉस ना कर सके PQ वाले सरफेस को। अच्छा, क्रॉस ना कर सके तो पहले तो यहाँ नॉर्मल दे लो, ये 90 माइनस थीटा देखो और ये थीटा देखो, और क्रॉस ना करे का मतलब क्या हो जाएगा, TIR हो। तो TIR तो सॉल्व करते वक्त आप क्या लिखने वाले हैं, सॉल्व करते वक्त लिखने वाले हैं फॉर TIR I should be greater than C और इक्वल्स टू, पैरेलल भी हो जाए, प्लेन पे रहे। I के बदले कौन है, थीटा should be greater than or equals to C, sin theta should be greater than or equals to sin C, sin theta should be greater than or equals to 4/3 upon 3/2, sin theta should be greater than or equals to 8/9। कहानी खत्म। क्या ये आइडिया समझ में आया? तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कब होता है, जब डेंसर से रेयरर में जाने की कोशिश कर रहा हो रेस। सोचो किसी बर्तन के भीतर या किसी पानी के सरफेस के भीतर एक लाइट बल्ब हमने रखा है डी डेप्थ में। तो लाइट रे ऐसे तो चली जाएगी बाहर, एक खास एंगल होगा जहां ये क्रिटिकल एंगल बनेगा, और इससे आगे यदि लाइट रे आ रही है सरफेस पे तो क्या होगा, ये यार सोच के देखो। जैसे जैसे दूर हटेगा रेस तो एंगल जो नॉर्मल के साथ बन रहा होगा वो बढ़ता जाएगा। ये यहाँ पर जो रेज है वहां दोनों घटनाएं दिखेंगी, यहाँ जो रेज होगा उसमें भी दोनों घटनाएं दिखेंगी, यहाँ जो रेज होगा उसमें भी दोनों घटनाएं दिखेंगी, लेकिन आगे क्या दिखेगा, ये लेफ्ट साइड में भी दिखा, यहाँ एक सी आया और उससे आगे जो रेज आई उसका क्या होने वाला है, TIR। तो अब बताओ मुझे कि पानी से बाहर आते रेज क्या पूरे सरफेस से दिखेगा तालाब के, या केवल एक छोटे से पार्ट से, और वो कैसा बनेगा, एक सर्कुलर। तो सर्कुलर बनेगा तो उसका रेडियस भी तो होगा कुछ, और डेप्थ है D, तो वहां C है तो यहाँ भी C होगा, ये है म्यू, ये है 1। तो ध्यान से देखो, साइन C हम जानते हैं 1/μ, और tan C भी हमने अब लिख लिया 1/√1 माइनस म्यू स्क्वायर, परपेंडिकुलर बाई बेस, और ये किसके बराबर हो जाएगा, R/d। तो रेडियस किसके बराबर हो गया, D/√1
यहाँ एक बार चेक कर लें, tan c परपेंडिकुलर r by d और tan c तो ये 1 by हाइपोटेनस d by अंडर रूट 1 माइनस म्यू स्क्वायर। क्या ये रेडियस समझ में आ गया? अब यदि यहाँ पर मैंने एक लकड़ी का टुकड़ा डाल दिया प्लेट, तो जिसका एरिया कितना पाई आर स्क्वायर, तो इतना बड़ा यदि वुड का टुकड़ा डाल दूं तो क्या बाहर रोशनी आएगा? पानी के सरफेस से, पानी के सरफेस से बाहर रोशनी नहीं आएगा। तो जिस रास्ते से रोशनी बाहर आएगा उसी रास्ते से तो रोशनी भीतर भी पहुंचेगा। यदि बल्ब के जगह पर कोई मछली होता तो उसको बाहर की दुनिया से आती रेज एक कोन में दिखाई देती। जिस रेज ये लाइट जिस रास्ते से जाती है वापस उसी रास्ते से आ सकती है ना, फील करो ना। तो बाहर की दुनिया में बल्ब से रोशनी कैसे निकल के आई? एक कोन में, कोन, ठीक ना, जिसका हाफ एंगल है सी, हाफ वर्टेक्स एंगल। तो बाहर की दुनिया में आई रेज तो उसी तरह बाहर की दुनिया से भीतर जाएगी। बल्ब के बदले यदि मछली की आंख होती तो मछली की आंख होती तो उसको पूरी दुनिया कितने में दिखता है? एक कोन में दिखता। बाहर की दुनिया से आने वाली रेज उसे एक कोन। इसीलिए किसी इंग्लिश मूवी में यदि देखे होंगे कि पानी के भीतर से यदि सरफेस का फोटोग्राफ लेता है तो एक सर्कुलर पैच जैसा दिखता है लाइट का। बाहर यदि सनरेज हो तो सर्कुलर पैच जैसा दिखा कि उतने में से ही रोशनी भीतर आ रही, बाकी जगहों से तो जैसे न जाएगी, जैसे जाती है उसी रास्ते से तो आती है। को मैं डायग्राम में समझाता हूं कि यदि यहाँ मछली को देखना है दुनिया, तो बल्ब यदि होता तो ऐसे रेज को जाते देख रहे थे। यहाँ क्रिटिकल एंगल हो जाता था और उससे आगे ये। तो इसका मतलब है जिस रास्ते से जाएगी आएगी भी उसी रास्ते से रेस। तो ये पूरी दुनिया जो इस मछली को दिख रही होगी वो एक कोन में दिखेगी। क्या ये बात समझ में आई? इस फिश को जो दुनिया दिख रही है वो एक कोन में दिख रही है जिसका सेमी वर्टेक्स एंगल की यदि मैं बात करूं तो सी के बराबर होगा। और यदि यहां पर मैं एक फिर से याद दिलाऊं, यहां पर यदि एक प्लेट डाल दूं, यदि यहां पर मैं एक प्लेट डाल दूं, यदि यहां पर मैं एक प्लेट डाल दूं तो क्या होने वाला है ये बताइएगा? तो रेत जो बाहर से भीतर आ रही है नहीं आएगी। तो यदि पानी के ऊपर तैरता रहता है जलकुंभी टाइप कुछ पौधे वौधे, तो यदि तैरते तैरते एक सर्कुलर पार्ट ऐसे आके मछली के आंखों के सामने डेप्थ डी के ऊपर आ जाए, जिसका रेडियस कितना बड़ा हो, सेंटर हो मछली के आंखों के सामने ऊपर और रेडियस हो डी अपॉन अंडर रूट 1 माइनस म्यू स्क्वायर, तो मछली को बाहर की दुनिया से आने वाली रेस नहीं मिलेगी। जैसे मछली बाहर की दुनिया को नहीं देख पा रही होगी वैसे बाहर यदि कोई चिड़िया हो उसे मछली नहीं दिखेगी यदि ये जलकुंभी तैरते आ गया तो। क्या ये बात समझ में आई? TIR के देखना यूज करते हैं ऑप्टिकल फाइबर में। सोचो आप जो बोलते हो उसका ऑप्टिकल सिग्नल बना लिया और उसे इस फाइबर यहां से अपने गांव तक लगवाए और इस फाइबर के थ्रू हमने भेज दिया उस सिग्नल को। तो यदि इस फाइबर के थ्रू भेज दिया सिग्नल को और वो एंगल जो था ये क्रिटिकल एंगल से बड़ा था तो ये TIR होता रहेगा। चाहे पाइप जितना भी बड़ा हो, क्या एनर्जी लॉस हो रहा है? नहीं। और लाइट की स्पीड कितनी है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड।
यदि इस मीडियम में थोड़ा कम भी हुआ होगा तो म्यू से डिवाइड कर दो, म्यू भी 1.5 टाइप कुछ होगा, तो अब भी बहुत ज्यादा स्पीड है। अब इस स्पीड से मतलब तुम बोलो तुरंत पहुंच जाए। तो ऑप्टिकल फाइबर ऐसे ही बने, लेकिन यहां साइन सी आप क्या लिख देते, 1/μ। पता चला एक जगह बारिश हो गई और पाइप के ऊपर पानी जमा हो गया, तो पाइप के ऊपर पानी जमा हो गया तो क्रिटिकल एंगल तो बदल गया। जो अभी TIR हो रहा था, हो सकता है वहां फिर TIR ना हो, तो एनर्जी लॉस हो जाएगा, फिर सिग्नल अधूरा रह जाएगा या नहीं पहुंचे। तो बचने का रास्ता क्या है कि पाइप को हवा में ही टांगे रखें, लेकिन जनरली जो ऑप्टिकल फाइबर अभी देखते हो मिट्टी के जमीन के अंदर डाल रहा है। अच्छा, तुम्हें ये जो दिख रहा है ऑप्टिकल फाइबर, ये क्या लगता है कि ये सॉलिड होगा या ये केवल ये पाइप होगा, ये हॉलो, क्या है दिमाग में भी? तो पाइप, तो अब उससे चेंज करो, ये है म्यू कोर, ये है सॉलिड पाइप। क्योंकि यार डेंसर से रेयर में जाता है तब तो TIR होगा, तो क्या होना चाहिए ये पाइप? हॉलो तो नहीं होगा, क्या होना चाहिए पाइप? सॉलिड। क्यों सॉलिड होना चाहिए? डेंसर से रेयर जाते वक्त। अब लफड़ा जो एक हमने सोचा, सॉलिड पाइप तो है कि बारिश की पानी आ गई और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बदल गया। एक काम करो, इसके ऊपर ना एक कोटिंग डालवा दो। जिस कंपनी से तुम पाइप ये बनवा रहे हो उसको कहो कि इसके ऊपर एक कोटिंग डाल दे, इसे कह देंगे म्यू क्लैडिंग कवर। और कवर का जो म्यू होगा, कोटिंग जो होगा, वो कोटिंग क्या कोर से ज्यादा होना चाहिए या कम? हाँ, म्यू कोर शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू म्यू क्लैडिंग। क्लैडिंग को आप कवर कह दो। और ये तब जब साइन सी लिखोगे तो वो क्या लिखोगे? म्यू, बोलो जल्दी, क्लैडिंग ऊपर रखोगे या नीचे? क्लैडिंग अपॉन म्यू कोर। अब यदि बारिश के बाद पानी जमा भी होगा तो इसके ऊपर होगा, अपना वाला जो सी है वो इफेक्ट नहीं होगा। तो जब हम ऑप्टिकल फाइबर बनवाएंगे जिस कंपनी से, उसे कहेंगे कि भाई देख, कोर तो तुम बनाओगे ही, उसके ऊपर एक कवर भी डालो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कोर से कम हो, और उसके ऊपर में बारिश की पानी आए कि कीचड़ आए, उससे हमारे उस म्यू से हमारा कोई लेना देना नहीं है। तब हम पाइप को डाल दें, चाहे समुद्र के नीचे से, चाहे मिट्टी के नीचे से, चाहे जहां मर्जी। तो हम TIR फॉलो करते इस ऑप्टिकल सिग्नल को एक जगह से दूसरे जगह जाते देखेंगे। ये यहाँ जो भेजा गया है ये क्या है? ये ऑप्टिकल सिग्नल। अब ध्यान दीजिए, ये ऑप्टिकल सिग्नल है, ये इसको हमने नाम दे दिया ऑप्टिकल सिग्नल। अब यहाँ एंगल क्या होना चाहिए जिससे ये भीतर भीतर भेजा जाए, क्योंकि रिफ्रैक्शन होगा ना इस जगह। हमें किस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि ऊपर जाकर के वहां जो एंगल बने वो एंगल क्या बने? वो क्रिटिकल एंगल से बड़ा एंगल बने। क्रिटिकल एंगल से बड़ा बनना मजबूरी है हमारी। तो इसके लिए क्या करते हैं, हो सकता है यहाँ एयर हो, म्यू कोर हुआ, उधर म्यू क्लैडिंग हुआ, हम आई को बढ़ाएंगे तो यहाँ वाला आर क्या होगा? क्या लिखते हैं? μ1 I1 इक्वल्स टू μ2 I2। चलो अब बताओ, I1 बढ़ाएंगे तो I2 क्या घटेगा? I2 ही बढ़ेगा।
और आई बढ़ाते जाएंगे, आर बढ़ता जाएगा, तो ऊपर जो एंगल दिख रहा है आई, वो आई किसके बराबर है? 90 माइनस आर, आई नॉट 90 माइनस आर। यदि आर बढ़ता जाएगा तो वो कम होता जाएगा, और यदि वो कम होता जाएगा तो क्रिटिकल एंगल से कम होने पे टी आर होगा ही नहीं। तो एक लिमिट मिलेगा ना आई, उस लिमिट तक हम पहुंचना चाहते हैं। आई को बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए, आर बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, और वो आई नॉट जो है कम होता गया कम होता गया कम होता गया। तो एक रिलेशन तो हमारे पास क्या है? एक रिलेशन है 1 इंटू बाहर वाला साइन आई मैक्सिमम, और उधर म्यू कोर इंटू साइन आर। और दूसरा आइडिया मेरे पास क्या है? 90 माइनस आर शुड बी ग्रेटर देन सी, क्रिटिकल एंगल। 90 माइनस आर शुड बी ग्रेटर देन सी। तो 90 माइनस सी शुड बी ग्रेटर देन आर, आर शुड बी लेस देन 90 माइनस सी। तो साइन आर शुड बी लेस देन साइन 90 माइनस सी, और ये साइन आर था ना, साइन आर शुड बी लेस देन कॉस सी। कॉस सी भी लिखना आपको आता है साइन सी लिखने आने के कारण। और ये साइन आर के बदले क्या लिखेंगे? म्यू साइन आर साइन आई मैक्स शुड बी ये इक्वल्स टू म्यू कोर इंटू साइन आर, इट शुड बी लेस देन और इक्वल्स टू म्यू कोर इंटू कॉस आर। कैसे लिख देते? म्यू कोर बाय म्यू क्लैडिंग होता था, वो लिख लेते, जैसे भी लिख लेते कॉस सी। तो आपको एक रिलेशन मिल जाता क्या होना चाहिए नहीं होना चाहिए। ये मैनिपुलेशन थोड़ा थोड़ा समझ में आया मौर्य? अच्छा अच्छा, यहाँ तक आया लास्ट लाइन। यहाँ तक यदि आ गया तो अब अपने पास एक रिलेशन ये भी है ना, और एक रिलेशन ये भी है। इन दोनों इसको लाके यहाँ रख दो ना। साइन आर के बदले क्या लिख दोगे? साइन आर इज लेस देन कॉस। साइन आर के बदले कॉस सी लिख दो। अगले पेज पे देख लो ना, 1 इंटू साइन आई मैक्स इक्वल्स टू म्यू कोर इंटू साइन आर, इट इज लेस देन और इक्वल्स टू म्यू कोर इंटू कॉस सी। ये समझ में आया? पक्का? क्योंकि साइन आर किससे छोटा था? साइन आर लेस देन और इक्वल्स टू साइन 90 माइनस सी कॉस सी, ठीक ना? और साइन सी कितना था? साइन सी था म्यू क्लैडिंग अपॉन म्यू कोर। तो कॉस सी कितना हो जाएगा? ये परपेंडिकुलर है हाइपोटेनस, नीचे तो रहेगा म्यू कोर ही, और ऊपर हो जाएगा अंडर रूट म्यू कोर स्क्वायर माइनस म्यू क्लैडिंग स्क्वायर। इसको ले जाके वहां रख दो तो तुम्हें वो साइन आई मैक्स दिख जाएगा। आई मैक्स शुड बी लेस देन और इक्वल्स टू साइन इनवर्स अंडर रूट म्यू कोर स्क्वायर माइनस म्यू क्लैडिंग स्क्वायर। ऐसा ही कुछ है ना? चेक कर लेना। म्यू कोर बाय नीचे भी म्यू कोर कट गया होगा, ठीक है? तो ये हम लोगों ने टीआईआर का आइडिया कलेक्ट किया। तो अगले टर्न पे याद दिला देना प्रिज्म। तो प्रिज्म पढ़ लेंगे तब एक्सरसाइज में जाओगे तो बनने लगेंगे क्वेश्चन, ठीक? वैसे लेंस वेंस मिरर विरर का बेसिक्स कलेक्ट हो गया है आइडिया ना। अभी के लिए इतना ही रखते हैं।